अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ चीज़ें पहले से स्टोर करके रख लें, क्योंकि रमज़ान अल्लाह पाक ने इबादत के लिए बनाई है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त इबादत में गुजरे, ना कि हम अपना सारा वक्त किचन में गुजारें। तो आज शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप रमज़ान से पहले कुछ तैयारी करके आप अपना वक्त बचा सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भल्ले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप उड़द दाल लिया है और 1 कप मूंग का दाल लेकर इसको अच्छी तरह से मैंने 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। दालों को अच्छी तरह से धोने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए इसको पानी में डाल कर रख दें, ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से ये जल्दी ही भीग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है भीगने के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम इमली लिया है और इसको भी मैंने गर्म पानी में रख दिया है आधे घंटे के लिए, ताकि इसके गूदे इसके बीजों से आसानी से अलग हो जाएं। तो इसको भी रखते हैं साइड पर। अब चलते हैं आगे की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैंने पालक लिया है। अब पालक के जड़ों को हम काट लेंगे और इसमें जो सड़े गले पत्ते हैं या फिर जो पीले कलर के जो पत्ते हैं उनको हम निकाल के इसको बाहर कर देंगे, और फिर जो अच्छे फ्रेश पत्ते हैं उनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। वैसे तो पकौड़े हम रमज़ान में बनाते ही हैं, लेकिन पालक के पकौड़े की बात ही अलग है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पालक को स्टोर कर लिया है, ताकि इसके पकौड़े हम आसानी से बना सकें। पत्तों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको मैंने अब बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बस बारीक काट कर ही स्टोर किया है। इस तरह से पत्तों को काटने के बाद इसको मैंने ज़िप लॉक पाउच में स्टोर करके रख दिया है। अच्छा, जब भी आप ज़िप लॉक पाउच में आप कोई चीज़ को रखें, तो इसको आप इसमें जितने भी हवा हो उसको निकाल दें, कि देखिए इस तरह से, ताकि अगर हवा रहेगा तो फिर आपकी चीज़ें हैं वो ख़राब होने लगती हैं। तो इसमें हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को फैला दें और फिर इसके बाद से पूरा ज़िप लॉक आप इसको करें। तो इस तरह से मेरे 2 पाउच इस तरह से बन चुके हैं। तो अब आप इसे डीप फ्रीज़र में इस तरह से करके आप रखें। ये आराम से 15 से 20 दिनों तक चल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने नींबू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इसको किचन टॉवल से मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये नींबू जो है वो ख़राब होने लगता है। अब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लगाकर हाथों में नींबुओं के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब इस तरह से इसको आप स्टोर करेंगे, ये 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक आराम से चल जाते हैं। तो इसको भी मैंने ज़िप पाउच में डालकर इसको भी मैंने स्टोर कर लिया है फ्रीज़र में रखकर। नींबू एक ऐसा चीज़ है जिसको रमज़ान में हम काफ़ी इस्तेमाल में लाते हैं। इसके शरबत बनते ही बनते हैं, साथ में ही बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसको ज़्यादा ही स्टोर करके रख लें, ताकि ये आपको झंझट ना हो बार बार बाहर से लाने का। और फिर ये नींबू जो है बहुत महंगे भी हो जाते हैं, तो इस हिसाब से भी आप इसको ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे मैंने 2.5 केजी आलू लिया है, बड़े साइज़ का। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के भी आलू यहाँ पे ले सकते हैं। ये सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह से धो लें, और धोने के बाद इसके छिलकों को उतार लें। अब इसके मोटे मोटे स्लाइसेस काट कर एक के ऊपर एक सारे स्लाइसेस को रख कर फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में काट लें। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये इसके शेप जो हैं वो निकले हैं। तो अब हम इसको नॉर्मल पानी से धो लेंगे। आलूओं को काटकर पानी से धोने से ये होता है कि आलू जो हैं वो काले नहीं पड़ते। अब एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से उसको बॉयल आने देंगे, और उसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच विनेगर डालकर उसको बॉयल कर लेंगे। अब इसमें आलूओं को 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। आलू को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, नहीं तो आलू जो है वो टूटने लगेंगे और वो पक जाएंगे। बिल्कुल भी आलूओं को यहाँ पे पकाना नहीं है, और सारे आलूओं को इकट्ठे एक बार डालना भी नहीं है। तो इस तरह से बारी बारी करके मैंने 2 बार यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से ब्लांच कर लिया है, और फिर इसके पानी को अच्छी तरह से निकालने के बाद एक टॉवल के ऊपर या फिर कोई भी कॉटन के कपड़े के ऊपर आप सारे आलूओं को फैला दें, और फैलाने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे पंखा भी चला सकते हैं, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इस तरह से मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के आसपास यहाँ पे सरसों का तेल डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इससे क्या होता है ना, कि आलू जो है वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं।
इस तरह से मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैंने सारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ को ज़िप पाउच में रख लिया है। यहाँ पे क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी इनफ है मेरे बच्चों के लिए। तो इस तरह से आप एक बार में बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज़ बना के रख सकते हैं और ये 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक भी आराम से चल जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल फ्रीज़र में रखना है, आपको बिल्कुल नीचे वाले रेफ्रिजरेटर में आपको इसको नहीं रखना है। तो यह फ्रेंच फ्राइज़ को स्टोर करने के बाद अब जो दाल हमने भिगो के रखा था वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इनको चलिए पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो अगर आपके दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और आप बिल्कुल भी पीस नहीं रहा हो तो आप इसमें 1 से 2 क्यूब आप आइस के इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से पीस सकते हैं। अगर आपका बैटर गाढ़ा है बहुत ज़्यादा और आप इसने इसमें पानी डालकर इसको पीस दिया है तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। तो इसका एक टिप ये है कि इसमें आप चावल का आटा थोड़ा सा मिला लें या फिर आप बेसन मिलाकर इसके बैटर को फिर से गाढ़ा कर सकते हैं। अब हम बैटर में डालेंगे नमक, हींग, जीरा, धनिया की पत्ती और अजवाइन। हींग आप इसमें ज़रूर डाल लें, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। और अजवाइन अगर आपको नहीं डालने का मन है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेना है। 5 से 7 मिनट तक ये फेंटने के बाद ये पूरी अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाता है। आपको समझ में आने लगेगा कि ये अच्छी तरह से फेंट गया है। बैटर अच्छी तरह से फेंट गया है कि नहीं, ये जानने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लें और थोड़ा सा बैटर उस पे डाल दें। जब आप बैटर उसमें डालेंगे ना तो वो ऊपर तैरने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि बैटर जो है अब तैयार है तलने के लिए। तो इस तरह से मैंने ट्राई करके देखा तो बैटर जो है वो अच्छी तरह से तैर रहा था। तो अब मैंने इसको छान लिया है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको छाना है, इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं छानना है। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और नरम वड़े मेरे बने हुए हैं। तो इसको अब हम स्टोर कर लेंगे। रमज़ान में दही वड़े काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करके 1 महीने तक आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पे सारे वड़ों को मैंने रख लिया था। अब हम चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 केजी प्याज लिया है और इसके सारे छिलकों को उतार कर इसको अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने स्लाइसर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चाकू से भी इसको बारीक काट सकते हैं। तो इस तरह से स्लाइसर से ये काफ़ी आसानी से ये कट जाता है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे तेल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। जब ये बहुत अच्छी तरह से गर्म होगा ना तो ही जो हम प्याज जो इसमें डालेंगे वो अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद इसको भी मैं ज़िप पाउच में रख कर स्टोर कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद इसको आप या तो टिश्यू पेपर में रख लें या तो फिर इस तरह से जाली वाले बर्तन में रख लें ताकि इसको हवा मिलती रहे और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बने रहे। को इसके आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो इस तरह से मैं आपको मसल के भी दिखला रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको स्टोर कर लेंगे ज़िप पाउच में और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये तो बहुत दिनों तक 2 से 3 महीने तक आराम से ये चल जाते हैं। जैसे मैंने कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आपको रमज़ान से पहले आप इसको स्टोर करके रख लें तो आपको रमज़ान में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पाउच प्याज के भी तैयार करके रख लिए हैं। प्याज को स्टोर करने के बाद अब हम चलिए मटर को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मटर के सारे दानों को अच्छी तरह से निकाल लिया है और फिर इसको ज़िप पाउच में डालकर इसको स्टोर कर लिया है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको स्टोर कैसे करना है, बस इसको मैंने ज़िप पाउच में डालकर इसको डीप फ्रीज़र में रख कर इसको स्टोर कर लिया है। ध्यान रहे कि यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं। अब हम चलते हैं टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 केजी टमाटर लिया है और इसको रफली चॉप कर लिया है। टमाटरों को सबसे पहले आप अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद इसको काट कर इसके प्यूरी तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे टमाटर के छिलके को उतारा नहीं है, डायरेक्ट ही इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। अगर आप चाहें तो इसको पानी में उबाल कर इसके छिलके को उतार लें और तो उतारने के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसकी प्यूरी तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी प्यूरी तैयार कर ली है।
अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 चम्मच तेल डालकर जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसको इसमें डाल देंगे। यहाँ टमाटर की प्यूरी जब आप पैन में डालें तो उस वक्त आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दें, नहीं तो इसके छींटे काफ़ी पड़ते हैं। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डालकर इसको अच्छी तरह से पानी सूखने तक पका लिया है। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो टमाटर की प्यूरी आपकी ख़राब हो सकती है। इसमें मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये लंबे समय तक आपका टमाटर की प्यूरी जो है वो चल सकता है। तो इस तरह से आप टमाटर की प्यूरी बनाकर आप महीनों तक इसको स्टोर करके चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर ली है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने गाजर लिया है और गाजर को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट कर इसको जूलियन कट और क्यूब्स में काट लिया है। रेसिपीज़ में ज़्यादातर गाजरों को 2 तरीके से काट कर इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे जूलियन कट काट लिया है और फिर क्यूब्स में काट कर इसको स्टोर कर लिया है। आधे गाजर को मैंने जूलियन कट काट लिया है और आधा गाजर को मैंने क्यूब्स में काट कर इसको स्टोर करके रख लिया है। इस तरह से चीज़ों को कैसे स्टोर किया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि हमारे काम आसान हो सकें। तो इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स के साथ मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने सारे गाजरों को ज़िप पाउच में रखकर इसको भी स्टोर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इमली को। यहाँ पे इमली जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसके सारे पल्प को छन्नी से छान लिया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे छानने के बाद भी इसके पल्प काफ़ी बचे हुए हैं, तो मैंने इसको फिर से बाउल में रख कर इसको आधे गिलास पानी में डालकर फिर से एक बार और मसल कर इसको छान लिया है। तो यहाँ मैं आपके साथ इमली की चटनी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इमली की चटनी बनाई है, जिसे आप स्टोर करके महीनों तक आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पानी को अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, तो ये काफ़ी क्लीन से पानी अब निकल गया है। जो लास्ट में बचा हुआ है इसको आप फेंक दें और फिर इसके अच्छी तरह से छान लें। इमली के पल्प को अच्छे से निकालने के बाद अब हम इसको पका लेते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट ही पैन में डालकर इसको पका लिया है। तो जब तक इमली में उबाल आ रहा है तब तक हम एक टी पॉट में गुड़ को अच्छी तरह से पिघला लेते हैं। मैंने यहाँ पे इमली 250 ग्राम लिया है और गुड़ भी 250 ग्राम लिया है। अब इसमें 1/4 कप पानी डालकर गुड़ को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पिघला लेंगे। जब ये पिघल जाए तब इसको हम इमली में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ इमली में डायरेक्ट गुड़ को नहीं डाला है, क्योंकि कभी कभी गुड़ में गंदगी भी होती है, इसलिए मैंने इसको छान लिया है और तब इसको गुड़ इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, सौंफ और काला नमक डालकर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालकर इसको पका लिया है। पकाने के बाद आप चम्मच पलट के इसको आप जब देखेंगे ना, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा गाढ़ा दिखेगा। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको गैस को फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और जब ठंडा हो जाए तो इसको किसी कांच के डब्बे में डालकर इसको स्टोर करके आप महीनों तक चला सकते हैं।